हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज ITF. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच इज sin x cos x tan x cosec x sec x। उसके बारे में हमको डोमेन एंड रेंज पहले पता होनी चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। तो सबसे पहले वो ही देखते हैं। चलो, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने ऑलरेडी 11th में पढ़ लिया है और ये हमको पता होना चाहिए डेफिनेटली। साइन एक्स cos x का डोमेन R है। tan x एंड cot x में π/2, tan x में π/2 के मल्टीपल नहीं हम ले सकते, इसलिए जैसे tan π/2 tan 3/2 के आंसर नहीं आ सकते, इसलिए उसकी डोमेन जो है R माइनस π/2 के मल्टीपल। कॉट में cot 0 cot π cot 2π वो सब डिफाइंड नहीं है, इसलिए उसमें भी R में से k π निकाल देते हैं हम लोग। cosec एंड sec में भी सिमिलरली पाई के मल्टीपल एंड π/2 के मल्टीपल नहीं आंसर में ला सकते, इसलिए वो सब निकाल के जो भी बचता है वो सभी ले सकते हैं, इसलिए वो सभी एक्चुअल में डोमेन है। डोमेन मतलब अल्टीमेटली x की जो जो वैल्यू हम ले सकते हैं वो, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू मतलब a की वैल्यू में R में से कुछ भी ले सकता हूँ और उसका जो भी आंसर आएगा f ऑफ a दैट इज साइन a, वो ये होता है। तो ये मेरे ख्याल से अगेन ये तो थोड़ा याद होगा, मैं भी कदा डोमेन याद ना हो बट रेंज तो याद हो जाती है सबको। साइन कोस की रेंज -1 से 1 के बीच में, टैन कोट की रेंज R होती है। टैन एंड कोट के अंदर कुछ भी वैल्यू रखो x के अंदर, यू विल गेट कुछ भी आंसर, R में से कोई भी आंसर मिल सकता है ना। कोई आंसर ऐसा है ही नहीं जो tan x एंड cot x के अंदर पॉसिबल ना हो। एंड cosec एंड sec के अंदर आंसर -1 से 1 के बीच में ही नहीं आ रहे, बाकी सब कुछ आ रहा है ना। इवन 1 एंड -1 भी आ रहा है, इसलिए उसको नहीं निकाला हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये डोमेन एंड रेंज आपको याद रखनी है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सब कुछ कैसे काम आता है भाई? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्चुअल में ये सब कुछ उल्टा हो जाता है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स है, इसकी जो डोमेन है वो वहाँ पे रेंज बन जानी चाहिए और इसका जो रेंज है वो वहाँ पे डोमेन बन जाता है, ठीक है। इसका जो डोमेन है वो वहाँ पे रेंज बनना चाहिए और उस वहाँ यहाँ पे जो रेंज है वो वहाँ पे डोमेन बन जाएगा। तो कंप्लीटली सीक्वेंस उल्टी हो जाती है। तो इतना तो आपको याद रह गया कि भाई ये जो साइन एक्स एंड कॉस एक्स की जो रेंज है वो वहाँ पे क्या बन जाएगी? डोमेन। तो चलो बताता हूँ वो, ये देखो डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे डोमेन -1 से 1, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन एंड कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 बन गया, क्योंकि साइन एक्स एंड कॉस एक्स के आंसर क्या थे? -1 से 1 के बीच में, तो उसका इनवर्स का डोमेन ये हो गया, ठीक है। इतना याद रह गया। फिर कॉसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स क्या है? कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स का आंसर क्या था? कोसेक एंड सेक का आंसर क्या था? R में से -1 को R माइनस -1 to 1। तो डेफिनेटली कोसेक इनवर्स एंड सेक इनवर्स की डोमेन ये बन गई, ठीक है। एंड tan इनवर्स एंड cot इनवर्स का जो आंसर था, tan x एंड cot x का आंसर वो R था, इसलिए tan इनवर्स एंड cot इनवर्स की रेंज क्या हो गई? सॉरी, डोमेन क्या हो गई? R हो गई, ठीक है। तो ये तो ईजी हो जाएगा याद रखने में। तो डोमेन याद रखना तो इजी है एंड वो सिंपल है, मैंने बताया उसी हिसाब से कि इन्वर्स में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो उसके इन्वर्स फंक्शन में क्या फ़र्क होता है? तो यही होता है, डोमेन बन जाता है रेंज एंड रेंज बन जाती है डोमेन। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन में, देखो f ऑफ x टेंस टू y का अगर f इनवर्स x y टेंस टू x हो जाता है, f ऑफ x टेंस टू y होगा तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता है? y टेंस टू x। मतलब यहाँ पे जो डोमेन था वो वहाँ पे रेंज हो गया और यहाँ पे जो रेंज थी वो वहाँ पे क्या हो गई? डोमेन, ठीक है। तो ये रेंज एंड डोमेन का बस वो जो उलट सुलट का सीक्वेंस था वो पता चला आपको, ओके। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन है वो वहाँ पे रेंज बननी चाहिए थी बट वो नहीं बनी। देखो वहाँ पे वो क्या बना? वहाँ पे रेंज में ये वाला आया। तो ये एक अलग से याद रखना पड़ेगा आपको कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सभी जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज जो है ना वो वहाँ से डोमेन से याद नहीं रख सकते कि वो, क्योंकि वो डोमेन यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ है। डोमेन यहाँ पे रिपीट हुआ है नहीं। वहाँ पे जो डोमेन था, समझ लो साइन एक्स का डोमेन था R, तो यहाँ पे रेंज में R आना चाहिए था बट नहीं आया। उसका रीज़न क्या है? वैसे उसका रीज़न है तो कॉम्प्लिकेटेड, ये पर्टिकुलर डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूँ बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
अगर नहीं समझना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी मैं समझा रहा हूँ वो फटाफट से आगे बढ़ाना चालू करना है, बराबर। मैं अपने हिसाब से चालू कर देता हूँ समझाना। अगर आपको नहीं समझना है देन यू कैन जस्ट फॉरवर्ड इट, वो वीडियो को फॉरवर्ड कर देना। अगर समझना है डिटेल में तो थोड़ा ध्यान रखो। जैसे ये साइन एक्स फंक्शन है, फटाफट, बराबर। साइन एक्स फंक्शन के अंदर डोमेन क्या था, आर, और उसकी रेंज क्या है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, वही मैंने लिख दी यहाँ पे। तो जो डोमेन आर है उसमें से मैंने टुकड़े कर दिए, मतलब -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। क्यों ऐसा टुकड़ा किया मैंने, देखो उसका रीज़न ये ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ देखो। -π/2 से π/2 के लिए बीच में -1 से 1 के बीच में आंसर आ जाता है, देखो। फिर अगेन π/2 से 3π/2 के बीच में भी ये जो ग्रीन वाला एरिया है, बराबर, वो ग्राफ है, वो भी आंसर देखो -1 से 1 के बीच में आ गया, देखो, है ना। ये सभी के आंसर -1 से 1 के बीच में आ रहे हैं। फिर अगेन 3π/2 से लेके 5π/2, ये जो येलो एरिया ग्राफ है, वो भी आंसर 1 एंड -1 के बीच में ही आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे नोटिस किया कि -π/2 से π/2 के बीच में आंसर -1 के 1 के बीच में, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में भी आंसर यही है, -1 से 1 के बीच में, 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी आंसर -1 से 1 के बीच में है। ऐसे इनफाइनाइट ऐसी ब्रांचेस है मेरे पास, ऐसी इनफाइनाइट ब्रांचेस है यहाँ पे साइन एक्स के अंदर, पीछे भी है, देखो। एंड ऑल दिस ब्रांचेस हैव आंसर इज इन बिटवीन -1 to 1। इतना पहले पता चला, ओके। सभी ब्रांच के लिए आंसर -1 के 1 के बीच में है, ठीक है। अब मैं जब इनवर्स बनाता हूं तो होता क्या है, ये जो होगा आगे वाला वो पीछे चला जाता है, और पीछे वाला जो है आंसर वो आगे आ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यह जो आंसर है वो बन जाएगा डोमेन, -1 से 1 बन जाता है डोमेन, किसका, साइन इनवर्स का। और ये जो डोमेन था पहले वो बन जाएगा आंसर, ठीक है, ये बन जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ही आंसर की ब्रांच रखी है आपके पास, ठीक है। -π/2 से लेके π/2 वाले जो क्वेश्चन थे उसके आंसर ये है। तो यही क्वेश्चन के लिए उल्टी सीक्वेंस करके मैंने यहाँ पे ब्रांचेस बना दी, पहली वाली, ये फर्स्ट वाली ब्रांच, ठीक है, आंसर में। सिमिलरली ये π/2 से 3π/2 के बीच में भी आंसर -1 से 1 के बीच में है। इट मीन्स व्हाट कि मैं जब प्रोसेस उल्टी करूंगा, रिवर्स प्रोसेस करूंगा साइन इनवर्स की, तब ये -1 से 1 के लिए आंसर ये भी आने चाहिए, जैसे ये वाले आंसर बने, बराबर। -1 से 1 के बीच में आंसर ये उल्टी गंगा बहा के मुझे -π/2 से π/2 के बीच में आंसर मिले, उसी हिसाब से -1 से 1 के बीच में जो भी आंसर है वो सबके इक्वेशन ये भी है ना। π/2 से लेके 3π/2 तक ये ब्रांच भी वही आंसर दे रही है। इट मीन्स कि यही आंसर वापस रिपीट करेगा ना अपना, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू वापस ये दूसरी वाली पैटर्न भी ब्रांचेस भी फॉलो करेगा, एंड तीसरी वाली पैटर्न भी फॉलो करेगा, है ना। ये सब पैटर्न फॉलो करता जाएगा, आगे भी बहुत सारी पैटर्न है। तो ये पर्टिकुलर आंसर के लिए बहुत सारी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है ना। ये सब पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, ये पर्टिकुलर आंसर के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल है। ये ब्रांच वाला, ये ब्रांच वाला, ये ब्रांच वाला, आगे भी बहुत सारे हैं। इट मीन्स व्हाट कि ये पर्टिकुलर आंसर यहाँ पे जो डोमेन बन गया उसके लिए बहुत सारे आंसर की ब्रांचेस पॉसिबल होगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बताया, फिर से एक बार, ओके। यही चीज़ को समझाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया। जैसे ये पहली वाली ब्रांच थी, उसके आंसर यहाँ पे -1 के बीच में। ये दूसरी वाली π/2 से 3π/2 के लिए भी आंसर यही है, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले बनाया, π/2 से 3π/2 के लिए भी आंसर -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो ये दूसरी वाली ब्रांच जो है उसके भी आंसर इसी के बीच में है। तीसरी वाली जो ब्रांच है 3π/2 से लेके 5π/2, उसके लिए भी आंसर यही है। तो जब मैं एफ इनवर्स बनाऊंगा तब होता क्या है, ये चीज़ उल्टी चलती है ना, ये चीज़ उल्टी चलेगी। तो ये सब क्वेश्चन के लिए, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो बन गया है ना, ये जो आंसर था अब ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन के लिए आंसर तो बहुत सारे बनेंगे ना। तो आंसर तो यहाँ पे भी जाएंगे, ये वाली पैटर्न के लिए भी आंसर जाएंगे, ये भी जाएंगे, यहाँ भी जाएगा, है ना। सॉरी, ये तो इसका तो नंबर ही नहीं दिया, चलो यहाँ पे आगे एक नंबर 0 दे दो, ऐसा एक आगे भी है, मतलब -1, ऐसा नंबर अलग अलग दे दो, ABCD नंबर दे दो, कुछ भी। तो यहाँ पे A नंबर वाली कोई ब्रांच है, ये 1, ये 2 और ये 3, ये सब कुछ अलग अलग ब्रांचेस आंसर आ रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे आंसर बनेंगे ना। अब ये एफ इनवर्स फंक्शन डिफाइन होना है, अगर मतलब इस तरह के आंसर ये सब कुछ डिफाइन करना है, तो अब ये फंक्शन क्या सोचेगा,
फंक्शन सोचेगा ये जो ये मैं सपोज कोई एक वैल्यू ले लूँ x की, मैं समझ लो -1 ले लूँ वैल्यू, तो -1 के लिए आंसर में -π/2 लूँ आंसर, -π/2 लूँ, या फिर -1 तो -3π/2 लूँ, सॉरी -π/2 के बाद हाँ +3π/2 लूँ, या फिर 7π/2 लूँ, या फिर 11π/2 लूँ, या फिर ऐसे राउंड घूमते जाओ। -1 आंसर कब कब आता है भाई? -1 आंसर -π/2 के लिए आता है, फिर 3π/2 के लिए आता है, फिर 7π/2 के लिए आता है, फिर 11π/2 के लिए आता है। तो ये पर्टिकुलर -1 के लिए आंसर भी -π/2 भी आ सकता है, फिर दूसरी ब्रांच में कहीं पे 3π/2 होगा, तीसरी ब्रांच में कहीं पे 7π/2 होगा, चौथी ब्रांच में कहीं पे 11π/2 होगा। बट इतने सारे आंसर तो फिर नहीं बनेंगे ना। कोई वैल्यू मैं रखूँ, x की वैल्यू ये रखूँ, यहाँ पे x की जगह -1 रखूँ, और इतने सारे आंसर, तो फिर वो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सिंपल रास्ता है भाई। अगर कोई फंक्शन में डोमेन के अंदर कोई वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा आंसर पॉसिबल है, तो फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। नो एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन बी, खत्म। बट यहाँ पे -1 के लिए तो बहुत सारे आंसर बनेंगे, -π/2, 3π/2, 7π/2, है ना, 9π/2, 11π/2। तो ये सभी ब्रांच के अलग अलग वैल्यू लेने पे ये सभी ब्रांच लेने की वजह से बहुत सारे आंसर बन रहे हैं। इसीलिए क्या किया कि हमने इतने सारे आंसर बनेंगे तो फिर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक ही आंसर चाहिए, तो मैंने कोई एक आंसर ले लिया, ये वाला पसंद कर लिया, ठीक है। तो पूरी की पूरी एक ब्रांच ही पसंद कर ली मैंने कि ये पूरी की पूरी ब्रांच के लिए यही आंसर आएंगे। -1 के लिए -π/2, फिर -1/√2 के लिए तो फिर -π/4, फिर ये -0 के लिए 0 बराबर, 0 के लिए वैसे 0 है, पाई है, 2π है, 3π है, बहुत सारे पॉसिबल है। बट हमने कोई एक ले लिया, एक ही ये पर्टिकुलर ब्रांच वाला ले लिया आंसर, है ना, ये पर्टिकुलर ब्रांच वाला ही आंसर रखा, ये पर्टिकुलर ब्रांच वाला ही हमने एज एन आंसर रखा, ठीक है। -1 से 1 के बीच में कभी भी मैं वैल्यू लूंगा तो आंसर में यही रख रहा हूं, ठीक है। तो फाइनली कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच के आंसर पसंद करने की वजह से इसके लिए π/4 और 1 के लिए π/2, ठीक है। एक ब्रांच पसंद करने की वजह से मैंने रेंज को लिमिटेड कर दिया, रेंज छोटी बना दी। अगर छोटी नहीं बनाई होती तो क्या होता? वंस अगेन, अगर छोटी नहीं बनाई होती तो ये प्रॉब्लम होता, रेंज में ये भी आंसर लेता, रेंज में ये ग्रीन वाले भी आंसर लेता, और रेंज में ये ऑरेंज वाले भी आंसर लेता, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, इनवर्स फंक्शन के लिए याद रखना भाई, इनवर्स फंक्शन के लिए ये डोमेन है अभी और ये रेंज है भाई, उल्टा लिखा है ना। तो ये इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन है, डोमेन के सभी एलिमेंट के लिए एक ही आंसर होना चाहिए, ये फंक्शन डिफाइन करने का रास्ता है। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैंने एक ही रास्ता पसंद किया, एक ही रेंज ली, ये सभी रेंज पसंद की नहीं, तो सबको निकाल दिया, सिर्फ एक ही को रखा। तो मैं एक किसको रखूं? तो किसी को भी रख सकता हूं, ये -π/2 से π/2 के वाले भी रख सकता हूं, है ना, फिर ये π/2 से 3π/2 वाला भी रख सकता हूं, 3π/2 से 5π/2 भी रख सकता हूं। बट यूनिवर्सली मैथमेटिशियन, ऑल द मैथमेटिशियन हैव डिसाइडेड टू टेक वन प्रिंसिपल ब्रांच। एक ही प्रिंसिपल ब्रांच पसंद करनी थी, एक ही प्रिंसिपल वैल्यू लेनी थी, तो इसलिए उन लोग ने ये वाली ब्रांच ही पसंद की। तो वापस जाने का यही रास्ता उन लोग ने पसंद किया कि चलो इतना ही रखते हैं, ये वाला ही जो मैंने स्पेशली हाईलाइट करके रखा है वही रखते हैं, है ना। जैसे ये 0 के लिए 0 भी जा सकते हैं, पाई भी जा सकते हैं, मतलब पाई मतलब ये पूरी ब्रांच वाला भी आंसर पसंद कर सकते हैं इसके लिए। सिमिलरली 0 के लिए यहाँ पे रखा, फिर 0 के लिए यहाँ पे 2π वाला रास्ता भी, मतलब इस तरह ये वाली ब्रांच का भी आंसर पसंद कर सकते थे, बट कोई एक रखे, तो ये वाली ब्रांच के आंसर हमने पसंद किए, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ पर रेंज के हिसाब से रख दिया। वंस अगेन एक बार याद करवाता हूँ कि इनवर्स फंक्शन जब फाइंड करते हैं तो ये जो डोमेन था वो यहाँ पे रेंज बन जाता है, और ये जो रेंज है वो डोमेन बन जाता है। तो रेंज को तो डोमेन बना दिया, बट डोमेन को रेंज नहीं बना सके, उसका रीजन मैंने समझाया है। पूरी की पूरी डोमेन यहाँ पे रेंज नहीं बनी, देखो सिर्फ इतना ही रास्ता, ये पर्टिकुलर ब्रांच
ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 को ही हमने एज अ रेंज कंसीडर किया है। ओके, अब मेरे ख्याल से आपको रेंज -π/2 से π/2 के बीच में क्यों ली वो पता चल गया। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में ही लेनी है। ठीक है, यही लेनी है, दूसरी कोई ब्रांचेस पसंद नहीं करनी है। फंक्शन को भी डिफाइन करना है ना, इसलिए इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन ही है और उसको भी डिफाइन होना चाहिए वो भी, तो वो फंक्शन डिफाइन हो उसके लिए उसने सिर्फ ये वाली ब्रांच ही रखी। ओके, तो फिर सिमिलरली कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, इसके भी इस तरह के ही पैटर्न के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैपिंग, ये ग्राफ से वो सब कुछ पूरा डिटेल्ड में समझ के आप सिमिलरली ये सब के भी रेंज बना सकते हो। बट ये सब के फिर अगेन इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे की पूरी रेंज सबको याद, मतलब डिटेल्ड में समझ के फिर याद रखा है ना, आपको बस इसको याद रखना है। आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर में ये रेंज याद रखनी है, तो ये रेंज याद रखनी है तो फिर आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। एक बस साइन इनवर्स का तरीका याद रख लिया, बाकी के तरीके तो सिमिलर है, बस उसके आंसर कैसे याद रखा जाए वो इंपॉर्टेंट होगा फिर आगे। अभी तो इसके आंसर कैसे याद रखे जाएंगे भी आगे वाले के। कोसेक इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2, इसमें जीरो नहीं आएगा। टेन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2। ठीक है, कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स की रेंज में 0 से π, 0 से π, 0 से π की पैटर्न आ रही है। और इसमें भी आंसर कोस इनवर्स में क्लोज इंटरवल, कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल एंड सेक इनवर्स में क्लोज इंटरवल, बट -π/2 नहीं लेना है। ठीक है, इसको याद रख लो। खास याद रखना क्या है, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, ये तीनों में -π/2 से π/2 के बीच वाले सभी आंसर बन रहे हैं। एंड कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, उसके अंदर 0 से लेके π के बीच में सभी आंसर बन रहे हैं। पैटर्न भी सिमिलर है, कोसेक इनवर्स में बीच वाला नेगेटिव हो गया, बीच वाला 0 निकल गया। सेक इनवर्स में बीच वाला π/2 निकल गया। टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल आ गया और कॉट इनवर्स में ओपन इंटरवल आ गया। तो हमने अगर सिर्फ इतना ही याद रखा है, ये वाला एंड ये वाला, तो भी काम चल जाएगा। बाकी की पैटर्न याद रख ली तो भी आंसर आ जाएंगे, खत्म। ठीक है, अब ये छोटी सी नोट समझ लो। साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ साइन एक्स होल इनवर्स, एंड इन फैक्ट दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल, दिस इज इक्वल, बट ये और ये इक्वल नहीं है। इट मीन्स कि ये और ये इक्वल नहीं है। मेरे कहने का मतलब है साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स होल इनवर्स ये कभी इक्वल नहीं होगा भाई, है ना। कभी ऐसा लगता है किसी को भी ये -1 है, अंदर ब्रैकेट के अंदर देने पे यहाँ पे बीच में चला जाएगा, ये बीच में -1 है, देखो, है ना। मतलब ऐसा भी नहीं सोच सकते, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ये -1 जो है ना उसका पावर नहीं है। -1 अगर पावर होता तो नीचे आ जाता। जैसे ये साइन एक्स होल पावर -1, तो ये -1 जो है वो साइन एक्स के पावर में है, तो फिर हम लिख सकते कि 1/sin x, मतलब ये दोनों इक्वल है। बट दिस वन एंड दिस वन आर नॉट इक्वल, नेवर। साइन इनवर्स x नेवर इक्वल टू 1/sin x, साइन इनवर्स x नेवर इक्वल टू साइन एक्स होल इनवर्स, ये खास ध्यान रखना, बराबर। चलो अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फटाफट से याद कर लेते हैं। साइन इनवर्स, हाँ, अब जब भी फॉर्मूला आएंगे ना तो फॉर्मूला खास देखना, ये पैटर्न में भी आएंगे। जैसे ये वहाँ पे हमने रेंज में पैटर्न देखी कि भाई साइन, कोसेक एंड टेन, ये तीनों में -π/2 से π/2 वाले पर्टिकुलर पैटर्न में आंसर आ रहा है, और यहाँ पे 0 से π के बीच में। तो फॉर्मूला, बाकी सब भी जो फॉर्मूला है ना उसमें भी पैटर्न आएगी। साइन इनवर्स को टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स का बिहेवियर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, तो उसके फॉर्मूला भी सिमिलर पैटर्न से बनेंगे। कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के फॉर्मूला भी सिमिलर पैटर्न से बनेंगे। ठीक है, जैसे हम साइन के अंदर एक नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव बाहर निकाल दिया था, वैसे ही कोस, सेक, टेन सबके बीच सबके लिए करते थे। इसी तरह से इनवर्स में अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव को कहाँ निकालना है, तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स में नेगेटिव को बाहर निकाल देना है, जैसे ही साइन, कोसेक, टेन एंड कॉट में करते थे वैसे ही। और वहाँ पे सेक एंड कोसेक में नेगेटिव खा जाता था, वैसे यहाँ पे कोई खाएगा तो नहीं, बट कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स नेगेटिव को तो बाहर निकालेगा, बट पाई माइनस होके निकालेगा। मतलब ये हमको स्पेशली अलग से पाई माइनस लिखना पड़ेगा, पाई माइनस। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे याद रखा जाए वो सब मैं सिखा रहा हूँ। कैसे प्रूव करते हैं वो अब डायरेक्टली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे फिर, ये है ना। आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा मैक्सिमम इसका यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो खास इंपॉर्टेंट है, एंड उसको हम सीखते हैं एग्जाम्पल्स के। चलो एग्जाम्पल नंबर 1,
चलो पहला एग्जांपल साइन इनवर्स 1/√2। अच्छा, इसका आंसर कैसे बनाएं? तो इसका आंसर बनाने के लिए ना एक सिंपल सा तरीका याद रखो। जैसे साइन एक्स का टेबल दिखता हूं मैं यहाँ पे, तो ये मैंने टेबल लिख दिया, आपको 11th में जो सिखाया था या फिर 10th में जो सिखाया था वही टेबल है। अब ये टेबल का यूज़ करके हमको आंसर कैसे बनाने हैं वो दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2, तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना वो इसके अंदर ही होगा, ये टेबल के अंदर की जो वैल्यू है ना वही होगी। तो फिर आपको याद क्या करना है, बस ये वाली ऊपर वाली चीज़। 1/√2 कब आएगा साइन में भाई? π/4, तो इसका आंसर π/4, खत्म, इसका आंसर π/4 है ना। कैसे याद किया भाई फटाफट से? साइन के अंदर साइन का आंसर 1/√2 कब आता है? वो साइन इनवर्स 1/√2 का आंसर होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साइन π/4 जब 1/√2 होता है ना, साइन π/4 1/√2, तो फिर ये π/4 इक्वल टू क्या होगा? तो ये साइन इस तरफ लेके जाए तो साइन इनवर्स हो जाता है, ठीक है। इसीलिए साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो गई? π/4। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो गई? π/4, ठीक है। सिमिलरली कॉट इनवर्स में तो पहले तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव को तो मैंने क्या बताया था, बाहर निकाल देना है नेगेटिव को, या फिर पाई माइनस करना है। कब बाहर निकालना है? तो साइन कोसेक एंड टेन में डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। कॉट सेक एंड कॉस सेक एंड कॉट, इसमें पाई माइनस करके निकालेंगे, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 कब थी भाई? तो कॉट याद करो π/6 या π/3, तो π/3, कॉट π/3 1/√3 था, याद है? तो बस, तो π/3 इक्वल टू क्या होगा? कॉट इनवर्स 1/√3। अल्टीमेटली कॉट इनवर्स 1/√3 की वैल्यू क्या हो गई? π/3। सो आंसर इज 2π/3, है ना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर। सबकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब बताया ना मैंने कौन सी, तो यही, ये जो आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू का आएगा, है ना। वैसे वापस एक बार याद करवा लो फटाफट से। प्रिंसिपल वैल्यू देखा तो मैंने, चलो एक बार याद आ गया। इसलिए वो लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते रहते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोल दूँ साइन π/4 इक्वल टू 1/√2, ठीक है, साइन 3π/4 भी 1/√2 ही होगा ना, है ना। एक्चुअली ऐसे यही होता है ना। तो जब साइन इनवर्स बनाएंगे, साइन इनवर्स 1/√2 बनाएंगे, तो ये यहाँ पे लेके जाएंगे, ये यहाँ पे लेके जाएंगे, तो दोनों साइड तो यही चीज़ क्रिएट होगी, है ना। इसमें भी साइन इनवर्स 1/√2 क्रिएट हुआ और इसमें भी साइन इनवर्स 1/√2 क्रिएट हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा? π/4, यहाँ पे क्या बचा? 3π/4। तो कभी π/4 लूँ या 3π/4 लूँ, कौन सा लूँ? तो सब तो नहीं ले सकता मैं, कोई एक ही ले सकता हूँ, क्योंकि फंक्शन के हमेशा एक ही आंसर होंगे, इसलिए π/4 ले लिया और उसको मैंने प्रिंसिपल वैल्यू बोल दी कि 3π/4, फिर आगे भी आएगा 2π + π/4, 3π - π/4, ये सब के लिए भी आंसर 1/√2 होता है, बट सब आंसर नहीं ले सकते, है ना। कोई एक पसंद करने हैं उसको ही हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेंज प्रूव करने में बताई थी, वही चीज़ एक बार रिकॉल करवा दी, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज कहाँ पे होगी? -π/2 से लेके π/2 के अंदर, मतलब उसकी रेंज के अंदर होगी। वही हमने पसंद की ना एज एन आंसर, वही हमने पसंद की है। सबके लिए आंसर कहाँ पसंद किए है? -π/2 से π/2 के बीच में पसंद किए है, इसीलिए ये प्रिंसिपल रेंज होंगी और हम हमेशा ही हम आंसर इसके बीच में ही सोचेंगे, ठीक है। वैसे हमारी आदत तो उसके बीच में ही होगी, है ना। मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हम आंसर सोचते हैं। 1/2 तो कौन सा होगा? तो π/6 ऐसा करके, है ना। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं, 1 से 10 क्वेश्चन है, फटाफट से ख़त्म करते सबको। ये -1/2 है, हाँ, तो -1/2 में याद करो, थोड़ी देर पहले मैं फॉर्मूला क्या बताया था? नेगेटिव साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, ठीक है। किसके अंदर बाहर निकल जाता है? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स। और किसके अंदर पाई माइनस होगा? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स। ये मैं बार बार बताते जाऊंगा ताकि आपके माइंड के अंदर घुस जाए। चलो, अब नेगेटिव तो ऐसे ही, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होगी भाई? 1/2 आंसर कब आता है भाई? π/6 के लिए। चलो, तो साइन π/6 1/2 होता है, तो आंसर इज -π/6, खत्म। यू डोंट नीड टू अप्लाई एनी प्रोसीजर इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन वैसे भी डायरेक्टली नहीं पूछे जाने वाले, मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन जो मिक्सिंग होंगे, 3-4 मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो भी वहाँ पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये भी अगेन एक मार्क्स या फिर MCQ में आ सकते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन ये भी नहीं है।
So we don't need to apply any kind of procedure to get the answer of this kind of question. Okay, you can directly find the answer for Gujarat board also, for CBSE, Gujarat board, any board. cos इनवर्स √3/2, cos का आंसर √3/2 कब आता है भाई? π/6 के लिए डायरेक्ट आंसर π/6 खत्म. cosec इनवर्स 2, तो 2 आंसर cosec में कब आता है? जब साइन में आंसर 1/2 आता है, और जब साइन में आंसर 1/2 आता है तो एंगल कौन सा होगा? π/6 खत्म. tan इनवर्स -√3, अच्छा नेगेटिव बाहर आएगा तो क्या होगा? तो माइनस बाहर निकलेगा और कुछ नहीं आएगा. किस में नेगेटिव बाहर निकल जाते हैं भाई? तो साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड cosec इनवर्स में नेगेटिव बाहर निकलते हैं. cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स में पाई माइनस होके नेगेटिव निकलता है. ठीक है, तो ये tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स की √3 आंसर कब आता है? 10 में आंसर √3 कब आता है? π/3 के पास, तो π/3 इज द आंसर, -π/3 इज द आंसर. कोस अगर अच्छा ये नेगेटिव बाहर निकाला तो पाई माइनस होके निकलेगा, है ना. कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स में पाई माइनस होके बाहर निकलता है. ओके, फिर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 आंसर कब आता है कोस में भाई? π/3 के लिए खत्म, तो π/3 यहाँ पे, पाई माइनस π/3 दैट इज 2 π/3. ओके, चलो 10 में नेगेटिव बाहर निकलेगा, हाँ डायरेक्टली निकलेगा साइन tan एंड कोसेक में डायरेक्टली बाहर निकलेगा. 10 में आंसर 1 कब आता है? π/4 के पास, तो आंसर इज -π/4 खत्म. अच्छा सेक में आंसर 2/√3, तो कोस में आंसर क्या होता है? √3/2, और कोस में √3/2 आंसर कब आता है भाई? कोस में √3/2 आंसर आता है π/6 के पास, तो फिर यहाँ पे भी π/6 के पास खत्म. कोट इनवर्स √3, चलो कोट में √3 आंसर कब आता है? जब 10 में 1/√3 आता है. अब 10 में 1/√3 कब आता है भाई? π/6 के पास, तो यहाँ पे भी π/6 ही होगा, खत्म. अच्छा कोस इनवर्स माइनस, तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो पाई माइनस होगा. किस में पाई माइनस होगा? कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोट इनवर्स, तो इसमें भी माइनस आएगा बाहर, पाई माइनस होगा. ओके, पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 आंसर कब आता है भाई? π/4 के पास, तो π/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 π/4 इज योर आंसर. कोसेक इनवर्स -√2, कोसेक में नेगेटिव डायरेक्टली बाहर निकलेगा, है ना. साइन में, कोसेक में एंड tan में डायरेक्ट बाहर निकल जाता है. कोसेक में √2 आंसर कब आता है भाई? साइन में जब 1/√2 आता है, एंड साइन में 1/√2 कब आता है भाई? π/4 के पास, खत्म. चलो क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में फटाफट से tan इनवर्स 1 मतलब π/4, फिर ये ओके कोस इनवर्स -1/2 क्या हो जाता है भाई? पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, और ये नेगेटिव डायरेक्टली बाहर निकल जाता है तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ताकि ये नेगेटिव की झंझट निकल जाए, बराबर. π/4 प्लस पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 का आंसर क्या होगा भाई? कोस इनवर्स 1/2 का आंसर, कोस में 1/2 कब आता है भाई? π/3 के पास, तो π/3. चलो माइनस साइन में 1/2 कब आता है? π/6 के पास. ओके, तो फिर इसका सब्ट्रैक्शन क्या हुआ भाई? एलसीएम ले लो एंड यू कैन गेट योर आंसर. सो आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड सिंप्लीफिकेशन वी गॉट 3 π/4 एज एन आंसर. ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं. कोस इनवर्स 1/2, कोस में आंसर 1/2 π/3 के पास, यस. साइन में आंसर 1/2 π/6 के पास. ओके ठीक है, सो π/3 प्लस 2 π/6, 2 3 जा मतलब π/3 प्लस π/3 दैट इज 2 π/3, सो आंसर इज 2 π/3, खत्म. ओके, क्वेश्चन 13. साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, देन y मतलब क्या होता है? y मतलब क्या होगा भाई? y इक्वल टू साइन इनवर्स x, अल्टीमेटली y होगा क्या? y बिकम अल्टीमेटली y बिकम साइन इनवर्स x, है ना. y बिकम क्या होता है? साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x के आंसर बनाने हैं, है ना, कहाँ से कहाँ तक है. ये y मतलब क्या होता है? साइन इनवर्स x. तो साइन इनवर्स x के आंसर क्या होंगे भाई? तो साइन इनवर्स x का आंसर मतलब साइन इनवर्स x की रेंज, और वो क्या है भाई? ये है क्या? नहीं, ये भी नहीं. इक्वल आना चाहिए, इक्वल नहीं है इसलिए ये भी नहीं. हाँ, -π/2 से लेके π/2 साइन इनवर्स की रेंज है, तो बस साइन इनवर्स x की रेंज ही पूछी है ना. y की जगह साइन इनवर्स x रख दो. यू कैन इजीली सम अंडरस्टैंड दैट ये तो साइन इनवर्स x की रेंज के बारे में पूछ रहे वो लोग, ठीक है. एंड ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का
tan इनवर्स रूट 3 विच इज़ पाई बाय 3 माइनस ये नेगेटिव बाहर निकालने पे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। फाइनली पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का आंसर 2 तो 1/2 कोस के लिए, और कोस के लिए 1/2 मतलब पाई बाय 3। तो फाइनली आंसर क्या बना भाई, पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, सो दैट इज 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, या फिर एलसीएम ले लो तो फिर पाई माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 3। सो फाइनली आंसर बन जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई विच इज माइनस पाई बाय 3। सो दैट इज ऑप्शन बी। ओके, दैट इज माइनस पाई बाय 3 ऑप्शन बी। एंड इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है ना। एक्सरसाइज 2.1 छोटी सी थी एंड ख़त्म भी हो गई, और हमने बेसिक भी सीख लिया इसमें। ओके, सो फाइनली हमने ये वीडियो में क्या सीखा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, उसकी डोमेन एंड रेंज। इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन एंड रेंज। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन एंड रेंज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट में वो है बराबर, ये वाली चीज़ डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये याद रखना है। फिर ये नोट्स छोटी सी, वो तो याद समझनी है बस सिर्फ, एंड ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, बस इतना ही आपको एग्जैक्टली याद रखना है ना। खास ये रेंज याद रखनी है जो हमने बहुत ही कश्मकश के बाद निकाली थी, ये सब प्रोसीजर के बाद, ठीक है। तो हमको ये याद रखनी है, वी डोंट नीड टू रिमेंबर, वी डोंट नीड टू मेमोराइज द प्रोसीजर मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कभी भी प्रोसीजर नहीं पूछेंगे, चलो ये प्रोसीजर लिख के दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ, है ना। दे ऑलवेज डिमांड, और डिमांड नहीं करेंगे, वैसे ये भी डिमांड नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हाँ, बट ये कभी भी एमसीक्यू में, जैसे ये लास्ट टू सेकंड एमसीक्यू देखा था, उस तरह के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर आगे क्वेश्चन आएंगे बड़े बड़े, उसमें ये सब बेसिक फार्मूला या फिर बेसिक रेंज की ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो ये रेंज याद होनी जरूरी है। ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो में से हमको सिर्फ ये रेंज, थियोरेटिकल पोर्शन में हमको ये पर्टिकुलर डोमेन एंड रेंज याद रखना है, एंड बाकी हमने ये फॉर्मूला देखे वो याद रखने थे, बाकी हमने एग्जाम्पल ही देखे थे, तो वो तो डेफिनेटली प्रोसीजर ही है कैसे बनाने हैं आंसर, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं बाकी तो नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।